गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ में सेशनल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सेशनल वर्क आपको सेकेंड ईयर की क्लास में आपको तैयार करना है। अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ में एक सेशनल में आपको दे रही हूँ। इसमें है सेशनल वर्क में है रिपोर्ट्स ऑफ द प्रैक्टिकम्स ऑफ द अबोव यूनिट्स। आपके अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ की जो बुक है उसमें 3 यूनिट है। इन 3 यूनिट में से आपको एक डिसाइड करके आपको सेशनल वर्क बनाना है। तीनों टॉपिक में आपको समझा दूंगी और इसके हिसाब से आपको तीनों टॉपिक में से एक यूनिट सेलेक्ट करके आपको उसका सेशनल वर्क बनाना है। सेशनल वर्क का काम आपने फर्स्ट ईयर में कर चुके हो। आपको A4 साइज के पेपर कम से कम 15 पेजेस होने चाहिए। फर्स्ट पेज आपने तैयार किया था फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट पेज में महाविद्यालय का पूरा नाम, आपका सुपरविजन का नाम, आपका जो टॉपिक है वो, और आपके हस्ताक्षरकर्ता का नाम, आपका जो टीचर है उसका नाम, आपका जो टॉपिक है, ये सभी फ्रंट पेज में आपका आएगा। इसके हिसाब से आपको 15 पेजेस A4 साइज के पेपर बनाना है। फोल्डर तैयार करनी है, आपको ऐसी एक फाइल बनानी है। फोल्डर में फिट करके आपको 15 पेजेस का एक सेशनल वर्क तैयार करना है। और आपको सेशनल वर्क में रिपोर्ट्स ऑफ द प्रैक्टिकम्स ऑफ द अबोव यूनिट, आपके 3 यूनिट में से आपको एक सेशनल वर्क, एक यूनिट तैयार करना है जो आपने फर्स्ट ईयर में आप कर चुके हो। स्केच पेन का प्रयोग लेना है, इसमें अच्छी सुंदर राइटिंग लेनी है, और जो भी हो इम्पोर्टेंट है उस पर आपको स्केच पेन से आपको उसको डेकोरेट करना है। अब इसमें सबसे फर्स्ट में आपको बताऊं कि कम्युनिकेशंस यह आपका अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ में एक यूनिट है। उसका भी आप एक सेशनल वर्क बना सकते हो। इसमें संप्रेषण है। कम्युनिकेशंस का अर्थ है संप्रेषण के बारे में आप इसको डिटेल से लिख सकते हो। संप्रेषण क्या है, संप्रेषण की भूमिका, उसका प्रस्तावना, और सबसे दूसरा पेज आएगा आपका संपूर्ण विवरण। जो आप टॉपिक ले रहे हो उसके बारे में उसकी प्रस्तावना, कम्युनिकेशंस का अर्थ, उसके लाभ, उसकी हानियाँ और संपूर्ण विवरण उसका, इससे हमें क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या दोष हैं, क्या क्या गुण हैं उसके, इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। और कम्युनिकेशन से हमें आजकल की कम्युनिकेशन से ही आज हर इंसान आगे बढ़ रहा है। इसके बारे में आज आपका यह कम्युनिकेशन टॉपिक है जो मैं आज आपको समझा रही हूँ। सेशनल वर्क में आपको ये टॉपिक करना है। इसके हिसाब से आप दूसरा पेजेस बनाओगे। आपके संपूर्ण जो पॉइंट आप अंदर लिख रहे हो, विस्तृत विवरण कर रहे हो, उस हिसाब से आपको खाली 10 पॉइंट आपको बनाने हैं। सबसे पहले आएगा प्रस्तावना, फिर कम्युनिकेशन से लाभ, हानियाँ, ये सभी चीज़ें आपने फर्स्ट ईयर में कर चुके हो, और सेकेंड ईयर में भी आपको सेशनल दे रही हूँ, और इसके हिसाब से आपको करना है। कम्युनिकेशन से संप्रेषण की अवधारणा, संप्रेषण का अर्थ, उसकी प्रकृति, उसके प्रकार, संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावशाली श्रवण, कक्षा का शिक्षण में इसकी भूमिका, और प्रभावशाली संप्रेषण की विशेषताएं, ये सभी इसके अंतर्गत आता है। अब है संप्रेषण की अवधारणा, संप्रेषण का अर्थ। संप्रेषण 2 शब्दों से मिलकर बना है। सम प्लस प्रेषण, समान रूप से भेजा गया। संप्रेषण को अंग्रेजी में कम्युनिकेशंस कहते हैं। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ है सामान्य बनाना। संप्रेषण का अर्थ है परस्पर सूचनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान करना। इसके बारे में आपका कम्युनिकेशन में संप्रेषण की प्रकृति हो गई, संप्रेषण के सिद्धांत, संप्रेषण कौशल, संप्रेषण का चक्र, संप्रेषक, फिर संदेश, संप्रेषण माध्यम, संदेश प्राप्तकर्ता, पृष्ठपोषण,
इसके बाद संप्रेषण के प्रकार, शाब्दिक संप्रेषण में मौखिक संप्रेषण आ गया, लिखित संप्रेषण आ गया। फिर अशाब्दिक संप्रेषण जो वाणी या ध्वनि द्वारा संकेत देते हैं, स्पर्श संप्रेषण और गंध संप्रेषण। इसके बाद आप व्यक्तिगत एवं सामूहिक संप्रेषण, जो व्यक्तिक संप्रेषण के गुण, व्यक्तिक संप्रेषण के दोष, सामूहिक संप्रेषण किस प्रकार होता है, संप्रेषण को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक, सामाजिक एवं संगठनात्मक कारण, शैक्षिक संप्रेषण प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले घटक या कारक, संप्रेषण की सीमाएं, संप्रेषण की बाधाएं, समस्याएं, संप्रेषण में होने वाली समस्याओं का समाधान कैसे करें, संप्रेषण के माध्यम को हम 4 वर्गों में बांटा गया है। श्रव्य माध्यम, दृश्य माध्यम, दृश्य श्रव्य माध्यम, क्रियात्मक माध्यम, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। अध्यापक की भूमिका, जन संप्रेषण या जनसंचार, व्यक्तित्व विकास पर जन संप्रेषण का प्रभाव क्या पड़ता है, प्रभावशाली श्रवण और कक्षा कक्ष शिक्षण में इसकी भूमिका, कक्षा कक्ष अधिगम पर जन प्रेषण का प्रभाव, कंप्यूटर की भूमिका, इंटरनेट की भूमिका, ओवरहेड प्रोजेक्टर की भूमिका, स्लाइड प्रोजेक्टर की भूमिका, फिल्म स्ट्रिप की भूमिका, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग की भूमिका, वीडियो, टेलीविज़न, चार्ट एवं मानचित्रों की भूमिका, प्रतिरूपों की भूमिका और प्रभावी संप्रेषण की विशेषताएं, प्रभावी प्रस्तुतिकरण, प्रश्नोत्तर प्रक्रिया में संप्रेषण का प्रभाव, वार्तालाप प्रक्रिया में प्रयोग, उचित श्यामपट कार्य, उचित व्याख्या, पठन कौशल में संप्रेषण का प्रयोग, श्रवण कौशल के विकास में संप्रेषण का प्रयोग, लेखन कौशल के विकास में संप्रेषण का प्रयोग, अन्य विषयों के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रयोग, वाचन कौशल के विकास में संप्रेषण का प्रयोग, शारीरिक भाषा, मुखाकृति विज्ञान, श्रवण व्यवहार, प्रतिक्रियात्मक व्यूहरचना, सक्रिय एवं लिखित वातावरण की विशेषताएं, सक्रिय एवं लिखित वातावरण निर्माण के उपाय, प्रभावी संप्रेषण स्वामित्व, संप्रेषण प्रक्रिया के तरीके, उद्देश्यपूर्ण, अध्यापन आदेशात्मक न होकर निर्देशनात्मक होना चाहिए, प्रेरणास्पद, बाल केंद्रित, सुनियोजित, सक्रिय अध्यापन, विषय से क्रमबद्धता, पाठ की तैयारी, सहयोग की भावना का विकास, ये सभी संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं। अब आपको संप्रेषण का अर्थ सबसे फर्स्ट लिखना है, फिर संप्रेषण के प्रकार, संप्रेषण को हम शाब्दिक संप्रेषण, अशाब्दिक संप्रेषण, संप्रेषण का चक्र, संप्रेषण कौशल, संप्रेषण के सिद्धांत, ये सभी इसके अंतर्गत आप लिख सकते हो। अब संप्रेषण के बारे में आपको पूरा टॉपिक तैयार करना है। कम से कम एक टॉपिक आपको 15 पेजेस का होना चाहिए। इंटरनेट पे आप सर्च कर सकते हो। संप्रेषण के बारे में आपको यह बताना है कि संप्रेषण क्या है, संप्रेषण से हमें क्या क्या फायदे होते हैं, संप्रेषण का अर्थ। अब मैं संप्रेषण का अर्थ आपको थोड़ा उसका अर्थ के बारे में आपको मैं समझाती हूँ। संप्रेषण 2 शब्दों से मिलकर बना है। सम प्लस प्रेषण, समान रूप से भेजा गया। संप्रेषण को अंग्रेजी में कम्युनिकेशंस भी कहते हैं। कम्युनिकेशन शब्द की भाषा उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है सामान्य बनाना और विचारों का आदान प्रदान करना। संप्रेषण की आवश्यकता क्यों पड़ी? संप्रेषण मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यदि मनुष्य अपने विचारों, भावनाओं
उद्वेगों और अंतर्द्वंद्वों की प्रकाशित न कर सके तो वह मानसिक संतुलन खो बैठेगा। अतः संप्रेषण सामाजिक संतुलन और शांति के लिए भी आवश्यक है। इस प्रकार संप्रेषण की आवश्यकता निम्नलिखित रूप से हम समझ सकते हैं। भावों के आदान प्रदान द्वारा उत्तेजित भावनाओं को शांत कर समाज में शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए संप्रेषण की अनिवार्य रूप से आवश्यकता होती है। ऐसे ही समाज में संगठन और ताकत होती है जिसके सदस्य अपने भावों का आपस में आदान प्रदान करते रहते हैं। अगर जो व्यक्ति निर्भीक होकर अपनी सम्मति अथवा विचार प्रकट कर सकता है तो अपनी भावनाओं को दूसरे के समक्ष प्रकट कर उन्हें अपने वंश में कर लेता है। संप्रेषण व्यक्ति की प्रधान आवश्यकता है और शिक्षा ऐसी स्वदेशी क्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक और विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की संतुष्टि की जाती है। इसमें शिक्षक को विद्यालय में छात्रों के समक्ष भाव प्रकाशन के सभी संभव साधन प्रस्तुत करे और उनके व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए। संप्रेषण की प्रकृति, संप्रेषण सदैव एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। संप्रेषण प्रक्रिया में परस्पर अंतःक्रिया एवं पृष्ठ पोषण होना आवश्यक है। संप्रेषण एक मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक प्राणी है। संप्रेषण सर्वव्यापक है। बिना संप्रेषण के शिक्षण कार्य असंभव है। संप्रेषण द्विपक्षीय है, संदेश देने वाला और संदेश प्राप्त करने वाला। संप्रेषण के लिए संप्रेषित तथ्यों, सूचनाओं, विचारों आदि का प्राप्तकर्ता के लिए सार्थक होना आवश्यक है। संप्रेषण में विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान होता है। संप्रेषण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जो कम से कम दो व्यक्तियों के मध्य होती है। संप्रेषण के सिद्धांत सजगता का सिद्धांत, योग्यता का सिद्धांत, सहभागिता का सिद्धांत, उचित सामग्री का सिद्धांत, संप्रेषण माध्यम का सिद्धांत, पृष्ठ पोषण का सिद्धांत, सहायक एवं बाधक तत्वों का सिद्धांत, ये सभी संप्रेषण कौशल। संप्रेषण कौशल का अर्थ है कुशलता से कार्य करने की योग्यता। इसमें संप्रेषण कौशल, संप्रेषण का चक्र, शाब्दिक संप्रेषण, अशाब्दिक संप्रेषण, संप्रेषण की सीमाएं, संप्रेषण में होने वाली समस्याओं का समाधान हम कैसे करें, संप्रेषण में क्या क्या चीज़ें आती है, श्रवण कक्षा, प्रभावशाली श्रवण कक्षा शिक्षण में इसकी भूमिका। जब तक शिक्षक द्वारा छात्र के तथ्यों को ध्यानपूर्वक नहीं सुना जाएगा तब तक वह शिक्षक तथ्यों को भी ध्यानपूर्वक नहीं सुनेगा। यह जन संप्रेषण या जनसंचार एक व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति तक सूचनाओं के आदान प्रदान की कला संचार कहलाती है। लेकिन जब एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों के द्वारा यह कार्य व्यापक स्तर पर होता है या दूसरे शब्दों में इनके द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान अनेक व्यक्तियों या समूह या समाजों में एक ही समय एवं एक साथ होता है तब यह प्रक्रिया जनसंचार कहलाती है। जनसंचार के अंतर को स्पष्ट करने का अच्छा उदाहरण है टेलीफोन या रेडियो। जब एक व्यक्ति टेलीफोन पर दूसरे व्यक्ति से बात करता है तो यह संचार है, लेकिन जब वही व्यक्ति रेडियो पर अपनी बात असंख्य व्यक्तियों से कहता है तो उससे वह क्या है, जनसंचार। जनसंचार का अर्थ सूचना, विचारों और मनोरंजन का संचार के माध्यमों द्वारा व्यापक प्रसार। जनसंचार के आधुनिक साधनों का उपयोग करते हैं जैसे रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, समाचार पत्र, अन्य प्रकाशन और विज्ञापन। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण परंपरागत माध्यम, लोक नृत्य, नाटक, कठपुतलियों का उपयोग। भारत में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास जनसंचार की विशाल व्यवस्था है जिसके क्षेत्र या शाखा कार्यालय संपूर्ण देश में फैले हुए हैं। शिक्षा में जनसंचार की उपयोगिताएं। शैक्षिक जनसंचार में संचार का स्तर संचार ग्रहणशीलता को प्रभावित करता है। संचार की सफलता का आधार संचार का नियमित मूल्यांकन है। व्यक्तित्व विकास पर जन संप्रेषण का प्रभाव, शैक्षिक विकास में सहयोग भूमिका, सांस्कृतिक विकास में भूमिका, नैतिक विकास में भूमिका। कक्षा अधिगम पर जन प्रेषण का क्या प्रभाव पड़ता है।
कक्षीय परिस्थितियों में अधिकतम शिक्षण अधिगम की प्रभावशाली परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए शिक्षा एवं संप्रेषण तकनीकी के जनसंचार माध्यमों का प्रयोग एक उत्तम साधन है। अन्य देशों के विद्यालयों की भांति हमारे देश के विद्यालयों में भी कुछ नवीन विधियां हुई है। फिल्म पट्टिकाएं, प्रोजेक्टर, रेडियो आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए। शिक्षा में जनसंचार माध्यम के प्रयोग की विस्तार के साथ अनुशंसा सर्वप्रथम भारतीय शिक्षा आयोग ने अपनी 3 लंबे अनुभागों में की है। हमारे देश के अधिकांश विद्यालय प्रमुखतः प्राथमिक विद्यालयों में किसी प्रकार की आधारभूत शिक्षण सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है, जो कि फिल्म, रेडियो, टेप रिकॉर्डर आदि का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाना चाहिए। विभिन्न सूचना एवं संप्रेषण की अनेक उन्नत तकनीकों का उपयोग भी हो रहा है। रेडियो का, दूरदर्शन का, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो टैप, वीडियो डिस्क, कंप्यूटर, विभिन्न उपग्रह। अब इन सब की कंप्यूटर की भूमिका क्या है? वीडियो, टेलीविज़न, चार्ट एवं मानचित्र की भूमिका, इंटरनेट की भूमिका, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग की भूमिका, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। आप ये टॉपिक आपको मैंने समझाया, इस टॉपिक के माध्यम से ही आपको सेस्थल बनाना है। कम से कम 15 पेजेस का सेस्थल आपको अनिवार्य है। लास्ट पेजेस में आएगा आपका अब है दूसरा है फिलोसॉफी ऑफ योगा एंड इट्स रोल इन द वेल बीइंग। आपका फिर दूसरा यूनिट है योग का दर्शन, और इसमें इसकी भूमिका, योग तथा ध्यान का अभ्यास। योग के बारे में आप सब जानते ही हो। योग आज हर इंसान योग कर रहा है। योग दिवस कब मनाया जाता है? योग करने से क्या क्या हमें फायदे हैं? योग की प्रस्तावना, योग का दर्शन, योग दर्शन के अनुसार छात्र एवं अनुशासन, योग दर्शन और शिक्षण विधि, ये सभी योग के में आते हैं। योग दर्शन में शिक्षा का क्या उद्देश्य है? योग का अर्थ, विभिन्न संदर्भ में योग का क्या उपयोग है। अब योग का अर्थ के बारे में आज मैं आपको समझाती हूँ। योग शब्द संस्कृत के युज धातु से बना है। इसका शाब्दिक अर्थ है जोड़ना, किसी वस्तु को अपने में जोड़ना, अर्थात किसी अच्छे कार्य में अपने को लगाना। कार्य प्रकार के जैसे शारीरिक, मानसिक, धार्मिक, आध्यात्मिक आदि विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। मन से तथा शरीर से जो भी कार्य किया जाता है उसे ही योग कहते हैं। योगासन शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, योग प्लस आसन, योगासन। इस प्रकार शाब्दिक अर्थ के अनुसार योगासन का अर्थ हुआ योग करने के उचित आसन। संस्कृत साहित्य में योग शब्द अनेक अर्थों में प्रयोग किया गया है। योग वशिष्ठ के अनुसार संसार सागर से पार होने की मुक्ति की युक्ति का नाम ही योग है। वर्तमान समय में योग को स्वास्थ्य की अवधारणा से जोड़ते हुए प्रस्तुत किया जा रहा है। अंतिम लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना तथा अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार करना ही आधुनिक योग के महत्वपूर्ण तथ्य है। भौतिक परिप्रेक्ष्य में उसके स्वास्थ्य से अधिक संबंध किया गया है। इसके लिए आधुनिक योग शिक्षा में अनेक आसनों का वर्णन किया गया है, जो कि आत्मा के आवरण शरीर को स्वस्थ बनाना तथा आत्मा को शक्ति प्रदान करना। आसन संबंधी तथ्यों को वर्तमान समय के आधुनिक योग के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अर्थात आधुनिक योग की अवधारणा में गीता में आसनों का महत्व तथा उनकी उपयोगिता का वर्णन किया गया है। बताया गया है कि योगी को किस प्रकार के आसनों का प्रयोग करना चाहिए, कौन कौन से योग होते हैं, कौन कौन से आसन होते हैं, वह योग के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। गीता में आसनों का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर कुशा, मृगछाला अथवा वस्त्र बिछे हुए हो, जो न तो बहुत ऊंचे हो न बहुत नीचे हो, ऐसे आसन को स्थिर स्थापित किया जाए। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करके मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि का प्रयास किया जाए, वह योग का अभ्यास है। योग में आसन का महत्वपूर्ण स्थान है। आधुनिक योग में
में विभिन्न प्रकार के आसनों का वर्णन भी किया गया है। योग का उपयोग क्या क्या होता है? मानसिक विकास होता है। योग के माध्यम से व्यक्ति को मानसिक शांति का अनुभव होता है तथा जीवन के मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। मानसिक थकान दूर करने के लिए प्रायः श्वासन एवं सुप्त वज्रासन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार योग में ध्यान एवं प्राणायाम के माध्यम से मानसिक विकास को बल मिलता है। इस प्रकार मानसिक विकास में योग का महत्वपूर्ण योगदान है। योग से शारीरिक विकास भी तीव्र गति से होता है। शारीरिक विकास में योग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। योग के माध्यम से विभिन्न प्रकार के शारीरिक रोगों का निदान होता है तथा शरीर स्वस्थ होता है। अनेक प्रकार के योगासनों द्वारा विभिन्न रोगों का निदान बिना किसी औषधि के द्वारा संभव हो जाता है। कूर्मासन के करने से रीढ़ की हड्डी लचीली होती है तथा आमाशय के विकार दूर होते हैं, कब्ज दूर होते हैं तथा संपूर्ण शरीर की मांसपेशियां सुदृढ़ होती है। इस प्रकार योग के प्रत्येक आसन शरीर के अंगों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाता है, जिससे शरीर स्वस्थ होता है। नैतिक विकास, नैतिकता भारतीय संस्कृति का प्रमुख आधार है। नैतिकता से युक्त कार्यों को संपन्न करने के लिए स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ मन की आवश्यकता होती है। स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ मन के विकास में योग की महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः नैतिक आचरण तथा नैतिक विकास के मार्ग को प्रशस्त करने वाला प्रमुख साधन योग है। योग के अभाव में नैतिक विकास की संभावनाएं नगण्य हो जाती है। इस प्रकार नैतिक एवं सांस्कृतिक विकास में योग की भूमिका होती है। चारित्रिक विकास, भारतीय संस्कृति में चरित्र का महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय संस्कृति में चरित्र के नष्ट होने की तुलना सर्वस्व समाप्त होने से की जाती है। अर्थात जिस व्यक्ति का चरित्र समाप्त हो गया, उसके पास कुछ भी शेष नहीं रहा है, तो योग के द्वारा मानव में एक नवीन स्फूर्ति का विकास होता है। भौतिक विकास, संसार में भौतिक विकास की पृष्ठभूमि में अप्रत्यक्ष रूप से योग की भूमिका है। आध्यात्मिक विकास, आध्यात्मिक विकास में भी योग का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। आत्मा से परमात्मा के संबंध को जोड़ने में तथा ज्ञान चक्षुओं को खोलने में योग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। योग में ध्यान, चिंतन, आसन, तपस्या आदि के माध्यम से आध्यात्मिक विकास की पूर्ण संभावना होती है। इस प्रकार योग की आध्यात्मिक विकास में सक्रिय भूमिका होती है। और धर्म, काम, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष भारतीय संस्कृति के 4 प्रमुख स्तंभ है। इन स्तंभों का मानव जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। योग द्वारा मानव जीवन के इन 4 लक्ष्यों को क्रमबद्ध रूप से प्राप्त करने में सहायता की जाती है। संतुलित विकास, भारतीय संस्कृति में लिखा गया अति सर्वत्र वर्जयते की अवधारणा प्रचलित है। भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता सदैव से संतुलन के पक्ष में रही है। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, नैतिक आचरण, चारित्रिक विकास, सामाजिक गुण, रोग निवारण आदि क्षेत्रों में योग की सकारात्मक भूमिका है। चिकित्सा में योग, चिकित्सा के क्षेत्र में भी योग को प्राचीन काल से वर्तमान समय तक रोग निवारक साधन के रूप में स्वीकार किया गया है। वर्तमान समय में स्वामी रामदेव जी की विभिन्न प्रकार की योगात्मक क्रियाओं एवं आसनों के माध्यम से आसादी रोगों को दूर करने का दावा कर रहे हैं। आज स्वामी रामदेव जी का नाम आज हर व्यक्ति के मुंह में रामदेव जी का नाम होगा, क्योंकि आज हर इंसान स्वस्थ रहने के लिए योग ही काम में रहता है। योग करना स्वस्थ शरीर के मन में विकास करता है। सियासन से आवाज सुदृढ़ होती है, आंखों की शक्ति में वृद्धि होती है, छाती एवं गले के रोगों को लाभ पहुँचता है, टॉन्सिल संबंधी बीमारी से लाभ पहुँचता है। इस प्रकार अनेक आसनों के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के रोगों का निवारण होता है। दुखों के उन्मूलन में योग, भारतीय संस्कृति के भौतिक दुखों के शासन शमन के लिए योग को सहायक साधन के रूप में स्वीकार किया गया है। अब योग एवं स्वास्थ्य तथा योग के मध्य बहुत बड़ा गहरा संबंध है। स्वास्थ्य का सबसे बड़ा उद्देश्य शरीर को स्वस्थ, फुर्तीला, बलवान और क्षमतावान बनाना, और इस उद्देश्य को पूरा करने में योग अत्यंत महत्वपूर्ण है। योगासन द्वारा शरीर के आंतरिक विकार दूर करके शरीर को स्वस्थ बनाया जाए। शिक्षा में योग को आवश्यक रूप से सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता
जिसमें योग एक मानसिक विकास को स्वस्थ बनाए रखने के लिए योग का बहुत महत्वपूर्ण काम है। इस अवस्था में एक ऐसा शिक्षा की आवश्यकता अनुभव की गई जो मानव को शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ रख सके, इसके लिए योग शिक्षा को चुना गया है। आज CBSE और RBSE के माध्यम से जो बुक्स निकाली गई है इसमें भी योग के बारे में एक विषय सम्मिलित कर रहे हैं, जिससे हर बच्चा योग के बारे में जान सके। हर स्कूलों में योग की एक कक्षा लगाई जाती है। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व योग दिवस एक विश्व को भारत की देन है। योग संपूर्ण विश्व की भारत की देन है। योग के महत्व को देखते हुए भारत ने प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा भी की। पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को संपूर्ण विश्व में भारत की सांस्कृतिक धरोहर योग का डंका बजाया गया और ओम की ध्वनि और विश्व शांति के लिए मंत्रोच्चार के साथ राजधानी दिल्ली के राजपथ पर प्रारंभ हुए योग के विराट आयोजन से भारत की सदियां पुराना ज्ञान का परचम कश्मीर से कन्याकुमारी तक ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसका शहरों में लहराया गया था। देश के प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं योगाभ्यास में सम्मिलित होकर सबको चौंका दिया और कार्यक्रम में कुल 15 योगाभ्यास किए गए। विश्व भर में हजारों लोगों ने योग कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग भी लिया। दुनिया भर की मीडिया में अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस छाया गया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ यह योग कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींचने में सफल रहा। सभी समाचार पत्रों के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारत के राजपथ पर हुए कार्यक्रम के साथ अपने देश में होने वाले योग कार्यक्रम का महत्वपूर्ण स्थान बताया गया। ध्यान की अवधारणा, ध्यान का अर्थ, ध्यान की विशेषताएं, ध्यान संबंधित तत्व, ध्यान की प्रक्रिया। ध्यान मन के द्वारा व्यक्ति अनेक प्रकार के मोह एवं सांसारिक बंधनों में पड़ जाता है तो मन की गति का मापन संभव नहीं होता है। मन को हमारे मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि एवं मस्तिष्क आदि के नाम से पुकारा है। मन का स्वभाव है कि वह एक स्थान पर स्थिर नहीं होता, जिससे हर व्यक्ति को कम से कम 15-20 मिनट का ध्यान करना चाहिए। मेडिटेशन, ध्यान का और ध्यान के अंतर्गत मुख्य रूप से मन को नियंत्रित किया जाता है। व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास में मन चंचलता से बाधा उत्पन्न न हो, मन की एकाग्रता, मन की स्थिरता के लिए ध्यान किया जाता है। ध्यान एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिससे आध्यात्मिक एवं भौतिक विकास हेतु मन की स्थिरता एवं एकाग्रता का विकास किया जाता है, जिससे व्यक्ति मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ दृष्टिकोण जो होता है। ध्यान की विशेषताएं, ध्यान में मन को एकाग्र स्थिर किया जाता है। ध्यान के द्वारा मन की चंचलता को समाप्त करके विषय योग द्वारा दूर किया जाता है। ध्यान में मानसिक शक्तियों के विकास हेतु विभिन्न क्रियाएं दी गई है। योग के साथ ध्यान भी उसका एक टॉपिक है जो इसके अंतर्गत आता है। ध्यान की प्रक्रिया, आसन, प्राणायाम, विचार दर्शन, विचार सृजन, विचार विसर्जन, फिर आता है योग शिक्षा। योग शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व, योगासन। योगासन में हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, योगासन की क्रियाएं, बैठकर किए जाने वाले आसन, सुखासन, सिंहासन, पद्मासन, पश्चिमोत्तासन, फिर मत्स्येन्द्रासन, जानुशिरासन, ये सभी आपके योग के नाम हैं। कपालभाति, कुक्कुटासन, योग रुद्रासन, योग निद्रासन, एक पाद सिरासन, मयूरासन, सर्वगासन, ये सभी आपके एक योग के नाम हैं, योग के प्रकार हैं। हम इस तरीके से योग कर सकते हैं। इसके बारे में बहुत से टॉपिक आते हैं जो आप योग के बारे में आप लिख सकते हो। आपके कम से कम 15 पेजेस तो ऐसे हो जाएंगे इसके। अब लास्ट रहा आपका
एक्सप्लोरेशन इनटू सेल्फ, ये भी आपका एक यूनिट का एक टॉपिक है। इसमें क्या है, आपका ज़्यादा मैटर नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने ज़्यादा उसको आपको डिस्क्राइब नहीं किया है। और इसके बारे में भी जैसे स्व एवं स्व अवधारणा तथा इनका विकास है। सेल्फ, स्व एवं स्व अवधारणा का विकास के बारे में अगर कोई भी अगर आपको टॉपिक समझ में आता है तो आपको इस टॉपिक के बारे में भी आप एक आपका सेशन बन सकता है। पर ज़्यादातर बच्चे कम्युनिकेशन और योगा को ही बनाते हैं, जिससे आपको बहुत से टॉपिक मिल जाएंगे और आपका सेशनल वर्क तैयार हो जाएगा। जिस दिन आप महाविद्यालय में उपस्थित होंगे उस दिन आपको जमा कराना है। थैंक यू।